Hello everyone, welcome to my channel. In the previous video, we finished section 13. Now let's start with section 14. Section 14 is about facts showing existence of state of mind or of body or bodily feeling. तो section 14 में किन तीन चीज़ों की बातें हो रही हैं? State of mind, state of body और bodily feeling. Let's read section 14. Facts showing the existence of any state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will, goodwill towards any particular person or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant when the existence of any such state of mind or body or of bodily feeling is an issue or relevant. तो सेक्शन 14 ये बोल रहा है कि अगर स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट है, तो जो फैक्ट्स इस स्टेट को, इस स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग को शो करते हैं वो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे. ज़्यादातर क्राइम में या सिविल रॉन्ग में अक्यूज्ड का या डिफेंडेंट का स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी ऑफेंस को प्रूव करने के लिए. इस मेंटल एलिमेंट को, इस स्टेट ऑफ माइंड को हम मेंस रिया भी बोलते हैं और लाइबिलिटी को प्रूव करने के लिए ये एक एसेंशियल कंडीशन होती है. तो सेक्शन 14 सिंपली ये बात बोल रहा है कि अगर स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग को प्रूव करना है तो जो फैक्ट्स ये शो करेंगे, जो फैक्ट्स इस स्टेट को शो करेंगे या प्रूव करेंगे वो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे. नाउ फॉर एग्जांपल, ए ने बी को मार डाला. सो द फैक्ट्स इन इशू आर वेदर ए किल्ड बी, वेदर ए हैज़ द इंटेंशन टू किल बी. अब जो फैक्ट्स ए का इंटेंशन शो करेंगे वो रेलेवेंट होंगे. क्या फैक्ट्स हो सकते हैं जिससे ए का इंटेंशन प्रूव किया जा सकता है? सपोज ए ने बी के चेस्ट पे शूट किया. सो द मेथड ऑफ किलिंग शोज द इंटेंशन. मारने का जो तरीका है वो रेलेवेंट होगा. अगर ए बी के लेग पे शूट करता, इस फैक्ट से हम ये इन्फर कर सकते हैं या अज्यूम कर सकते हैं कि ए बस बी को हर्ट करना चाहता था, उसे जान से मारने का इंटेंशन नहीं था. सो दीज फैक्ट्स विल बी रेलेवेंट. सेक्शन 14 में और क्या फैक्ट्स रेलेवेंट हो सकते हैं जिससे इंटेंशन या स्टेट ऑफ माइंड प्रूव हो सके? मैनर ऑफ डूइंग द एक्ट, प्रीवियस स्टेटमेंट, कॉन्टेम्पोरेनियस स्टेटमेंट, सिमिलर अकरेंस इन द पास्ट. इन सभी को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. चलिए इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, फिर इस सेक्शन के इन दोनों एक्सप्लेनेशंस को समझेंगे. किसी भी पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड उसका पर्सनल सीक्रेट होता है. कोई भी ये नहीं बता सकता कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है. स्टेट ऑफ माइंड प्रूव करना डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए सेक्शन 14 एनैक्ट किया गया ताकि सेक्शन 14 इस टास्क को फैसिलिटेट कर सके. सेक्शन 14 में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट ऑफ माइंड मेंशन किए गए हैं, जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुड विल. अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड इन सेक्शन 14. तो ऑप्शंस में आपको दे सकते हैं इंटेंशन, नॉलेज, मैलिस, गुड फेथ. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैलिस इज नॉट मैंशनड इन सेक्शन 14. तो इसे आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा. प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि फैक्ट्स दो टाइप के होते हैं. फिजिकल फैक्ट्स यानी वो फैक्ट्स जिन्हें हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं. एंड सेकेंड इज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, यानी जो फैक्ट्स इंसान के कॉन्शियस माइंड में होते हैं, जो उसके दिमाग में होते हैं. स्टेट ऑफ माइंड इन्हीं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करता है. द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अनदर पर्सन इज प्रूव्ड बाय कोलैटरल फैक्ट्स. प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि क्या होते हैं कोलैटरल फैक्ट्स. कोलैटरल फैक्ट्स मीन्स विच आर नॉट द मेन फैक्ट्स, विच आर एंसिलरी फैक्ट्स. कोलैटरल फैक्ट्स मेन फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करने में या रिबट करने में मदद करते हैं. कॉन्टेम्पोरेनियस स्टेटमेंट मीन्स स्टेटमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था रेस जेस्टे, वो होते हैं कॉन्टेम्पोरेनियस स्टेटमेंट्स. प्रीवियस एंड सबसीक्वेंट इवेंट्स यानी पहले भी क्या ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं, कुछ ओकेजन या इवेंट हुए हैं जिससे स्टेट ऑफ माइंड प्रूव हो सकते हैं. सबसीक्वेंट इवेंट्स यानी मेन इवेंट होने के बाद अक्यूज़ ने क्या किया, क्या स्टेटमेंट दिया या और क्या इवेंट्स या ओकेजन हुए. ऑल दीज हेल्प्स इन प्रूविंग स्टेट ऑफ माइंड. चलिए इस पॉइंट को हम कुछ इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं. ए पे एक्यूजेशन है कि उसने स्टोलन गुड्स रिसीव करा है नोइंग देम टू बी स्टोलन, यानी ए ने चोरी का सामान अपने पास रखा है ये जानते हुए कि वो सामान चोरी का है. ये फैक्ट भी प्रूव हो जाता है कि वो पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल ए के पोजेशन में है, यानी जिस चोरी के सामान की बात हो रही है, जो पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल फैक्ट इन इशू में है वो ए के पास है.
लेकिन इस फैक्ट से ए का नॉलेज प्रूव नहीं हो रहा है। हो सकता है ए को नहीं पता था कि वो सामान चोरी का है जब उसने वो आर्टिकल रिसीव किया, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए कि उसी वक्त ए के पास कई और स्टोलन आर्टिकल थे, उसके पास और भी कई चोरी का सामान था, तो इस फैक्ट से ए का नॉलेज प्रूव हो सकता है। यानी ये प्रूव हो सकता है कि ए को पता था कि वो सामान चोरी का है। ए पे एक्यूजेशन है कि उसने फ्रॉडुलेंटली किसी को काउंटरफीट कॉइन डिलीवर किए हैं। काउंटरफीट मीन्स नकली, फेक करेंसी। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे कि ए को नॉलेज थी, ए को पता था कि वो कॉइन्स नकली हैं और ए ने उस पर्सन के साथ धोखा किया है। अब ये फैक्ट प्रूव हो जाए कि डिलीवरी के टाइम ए के पास और कई ऐसे काउंटरफीट कॉइन्स थे, तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोलैटरल फैक्ट्स because they draw an inference to support the main fact, to support the fact in issue। यहाँ पे फैक्ट इन इशू है कि क्या ए अपनी वाइफ बी पे क्रूएल्टी करने के लिए गिल्टी है। इंडियन पिनल कोड के किस सेक्शन के अंडर क्रूएल्टी ऑफेंस है? सो द आंसर इज सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड, अंडर विच द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड आर पनिश्ड फॉर सब्जेक्टिंग अ वुमन टू क्रूएल्टी। इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में क्रूएल्टी डिफाइन किया गया है, आप एक बार इस सेक्शन को ज़रूर रीड कर लीजिएगा। तो क्रूएल्टी करते वक्त या क्राइम के बाद जो भी फीलिंग्स थी ए और बी की, या जिस भी तरीके से दोनों ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, जो भी ए और बी ने एक दूसरे से कहा, ये सभी फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। हियर द क्वेश्चन इज वेदर एज डेथ वॉज कॉज्ड बाय पॉइजन। तो जो कुछ भी ए ने कहा होगा अपनी इलनेस को लेके, जो भी ए ने स्टेटमेंट्स दिए कि जब वो बीमार पड़ने लगा तो उसको क्या क्या सिम्टम्स हुए, ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे ये जानने के लिए कि ए की डेथ पॉइजन से हुई थी या नहीं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेम्पोरेनियस स्टेटमेंट। इसे भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इन दिस एग्जाम्पल ए बी को सू करता है फॉर द डैमेज डन बाय बीज डॉग। ये जानते हुए कि बी का डॉग फेरोशियस है यानी खतरनाक है, फिर भी बी ने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। यहाँ पे नॉलेज प्रूफ करने के लिए अगर हम ये फैक्ट प्रूफ कर दे कि बी के डॉग ने पहले भी XYZ को काटा है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि बी को पता है कि उसका डॉग फेरोशियस है। इन दिस एग्जाम्पल ए पे चार्ज है कि उसने बी को थ्रेटनिंग लेटर्स भेजे हैं। ए ने पहले भी ऐसे थ्रेटनिंग लेटर्स बी को भेजे हैं, ये रेलेवेंट होगा ये प्रूफ करने के लिए कि ए का इंटेंशन था बी को थ्रेटनिंग लेटर्स भेजने का, तो ये फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाएगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रीवियस इवेंट्स। ये एग्जाम्पल भी आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, प्री में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो फैक्ट स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग्स रिवील करेंगे वो रेलेवेंट होंगे। स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग मीन्स व्हाट वाज द हेल्थ ऑफ द पर्सन एट एनी पर्टिकुलर टाइम। स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग प्रूफ करने के लिए अफेक्टेड पर्सन का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, क्योंकि अफेक्टेड पर्सन को ही बेस्ट पता होता है कि उसके बॉडी का क्या स्टेट है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन एक केस लॉ पे बेस्ड है, एफसन वर्सेस लॉर्ड कनेड। ये केस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का है। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो आपको अपना स्टेटस ऑफ हेल्थ डिक्लेयर करना पड़ता है, आपको कोई टर्मिनल डिजीज़ तो नहीं है, ऐसे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। और अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फॉल्स डिक्लेरेशन दिया है और कंपनी को इसकी नॉलेज हो जाती है, तो इंश्योरेंस क्लेम के वक्त कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ऐसे केस में क्या फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, ये इलस्ट्रेशन इसी के बारे में है। इस केस में प्लेंटिफ की वाइफ की डेथ हो जाती है। इस केस में इशू है कि क्या प्लेंटिफ की वाइफ की हेल्थ अच्छी कंडीशन में थी जब उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था। जब प्लेंटिफ की वाइफ ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, उसी टाइम के अराउंड, हो सकता हो 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन के बाद, प्लेंटिफ की वाइफ से एक विजिटर मिलने आता है, उसका एक फ्रेंड उससे मिलने आता है और प्लेंटिफ की वाइफ कैजुअली कॉन्वर्सेशन में अपने विजिटर फ्रेंड को बताती है कि मैं पिछले कई दिनों से बीमार हूँ, that I am ill and that I'm in a bad state of health। विजिटर ये एविडेंस कोर्ट को देता है, कोर्ट को बताता है कि उस टाइम प्लेंटिफ की वाइफ ने उसको बताया था कि वो अच्छे कंडीशन में, उसकी हेल्थ अच्छी कंडीशन में नहीं है। सो दिस एविडेंस ऑफ द विजिटर इज एडमिटेड बाय द कोर्ट बिकॉज दिस इज रेलिवेंट इन प्रूविंग द फैक्ट इन इशू। नाउ लेट्स कम बैक टू एक्सप्लेनेशन 1। A fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question. So the state of mind must exist in reference to the
पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, दैट इज जो फैक्ट इन इशू है उसी के रेफरेंस में स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट करना चाहिए. सो एक्सप्लेनेशन 1 इज सेइंग दैट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट बी स्पेसिफिक and not general. Now for example, A ने B का murder कर दिया. Now fact in issue is whether A had the intention to kill B. Now fact 1 is A ने गुस्से में बोला कि मैं सबको मार डालूंगा. अब ये fact explanation 1 के अंडर relevant नहीं होगा because this fact is not in reference to particular matter in question. इस फैक्ट से ये नहीं पता चल रहा है कि ए का इंटेंशन बी को मारने का था. ए ने जनरली बोला कि मैं सबको मार डालूंगा, लेकिन स्पेसिफिक इंटेंशन सिर्फ बी को मारने का इस फैक्ट से शो नहीं हो रहा है. यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है. लेकिन इस फैक्ट में ए ने बोला कि मैं बी को मारना चाहता हूँ. नाउ दिस इज़ इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए का इंटेंशन बी को मारने का है. सो दिस फैक्ट विल बी रेलिवेंट बिकॉज इट शोज़ अ स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड. ये फैक्ट रेलिवेंट नहीं होगा क्योंकि ये जनरल स्टेट ऑफ माइंड शो कर रहा है. सो द फैक्ट विच यू वॉन्ट टू प्रूव शुड नॉट बी जनरल, इट शुड बी पिन पॉइंटेड. नाउ दीज इलस्ट्रेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेनेशन 1. इस इलस्ट्रेशन में ए बी को नेग्लिजेंस के लिए सू करता है कि बी ने ए को डिफेक्टिव कैरेज हायर पे दे दिया जो बिल्कुल भी यूज़ करने लायक नहीं था और जिसको यूज़ करने से ए इंजर्ड हो जाता है. नाउ द फैक्ट दैट बीज अटेंशन वॉज ड्रॉन ऑन अदर ओकेजन्स टू द डिफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेज इज रेलिवेंट. अब ये फैक्ट बी की नेग्लिजेंस शो करता है कि पहले भी बी का ध्यान इस पर्टिकुलर कैरेज के डिफेक्ट पे गया था, यानी बी को पता था कि इस पर्टिकुलर कैरेज में डिफेक्ट है. सो दिस फैक्ट शोज द नेग्लिजेंस ऑफ बी, तो ये रेलिवेंट होगा. नाउ द फैक्ट दैट, अब ये फैक्ट कि बी हैबिचुअली नेग्लिजेंट है, बी जनरली ही जब भी कैरेजेस को हायर पे देता था तो वो ऐसी नेग्लिजेंस करता था, ये फैक्ट इररेलेवेंट होगा यहाँ बिकॉज यहाँ पे जनरल स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है एंड दिस फैक्ट इज़ नॉट इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन. ये एक जनरल स्टेटमेंट है. ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है. नाउ ए इज़ ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड. अब ये फैक्ट कि ए ने पहले भी बी पे गोली चलाई है, ये रेलेवेंट होगा क्योंकि इससे ए का इंटेंशन बी को मारने का पता चलता है. नाउ द फैक्ट दैट ए वॉज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग पीपल. अब ए एक हैबिचुअल शूटर है, वो जनरली लोगों को मारने की उसको आदत है, ये फैक्ट इररेलेवेंट होगा बिकॉज दिस इज़ नॉट इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन. ये एक जनरल शूटिंग की बात कर रहा है, बी को मारने की बात नहीं कर रहा है. इसे भी आप रीड कर लीजिएगा. नाउ लेट्स कम बैक टू एक्सप्लेनेशन 2. But whereupon the trial of a person accused of an offence, the previous commission by the accused of an offence is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be a relevant fact. तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, previous commission and previous conviction. Previous commission means कि accused ने पहले भी ऐसी हरकतें की है, पहले भी ऐसे ही similar act accused ने किया है. तो अगर किसी केस में ये फैक्ट रेलेवेंट होगा कि अक्यूज़ ने पहले भी ऐसा सिमिलर एक्ट किया है, तो उस केस में ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा कि अक्यूज्ड प्रीवियसली उसी एक्ट के लिए कन्विक्ट हुआ था. सो वेयर द प्रीवियस कंडक्ट or any statement, any surrounding circumstances or similar occurrence is relevant, then in that case the previous conviction will also be relevant to prove the state of mind, state of body or bodily feelings. So with this we are done with section 14. I hope आपको ये clear हो गया है. In the next video we'll start with section 15. Thank you.